हेलो दोस्तों, नमस्तभ्यम, नमस्कारम, अपार अभिनंदन आप सबों का। मैं सौरभ कुमार सौरभ स्टडी सेंटर के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, हिंदी व्याकरण के फर्स्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज से हम लोग हिंदी व्याकरण को एकदम बिल्कुल जीरो से पढ़ने वाले हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप लोगों को यह तो पता ही होगा कि बिहार बोर्ड के द्वारा ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है। अगर आप अभी तक मॉडल पेपर का सोल्यूशन नहीं किए हैं, तो अगर आपको अभी तक मॉडल पेपर नहीं मिला है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके मेरे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, जहां पर आपको ऑफिशियल मॉडल पेपर का लिंक मिल जाएगा और वहां से आप डाउनलोड करके मॉडल पेपर को बना सकते हैं। अगर आपको किसी प्रकार का परेशानी हो रहा है प्रश्नों को बनाने में, तो आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर के मेरे पास भेज दीजिए। मैं आपको उसका सोल्यूशन वीडियो के माध्यम से या जो भी हो उस तरह से आपको बताने का 100% प्रयास करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को बिना किसी देरी के एकदम बेहतरीन अंदाज में पूरे जीरो से स्टार्ट करने का प्रयास करते हैं। तो चलिए एकदम बारीकी से आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको जानना है वर्ण के बारे में, क्योंकि आज हम वर्ण से शुरुआत करने वाले हैं। क्योंकि भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है मेरे प्यारे साथियों, वर्ण ही होता है। और हिंदी व्याकरण में वर्ण को समझना काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहाँ से हर वर्ष 4 से 5 नंबर का प्रश्न जो है पूछा जाता है। मेरे दोस्त, वर्ण किसको कहते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। या आप कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। लेकिन परीक्षा में आपको कभी भी डिफिनेशन नहीं पूछता है। जब भी पूछेगा एग्जाम्पल के माध्यम से आपको पूछा जाएगा, एग्जाम्पल पूछा जाएगा या इसका उदाहरण पूछा जाता है। तो परिभाषा को जानने के लिए तो समझ लीजिए, लेकिन आपको ज्यादा ध्यान देना है जो हम उदाहरण बताएंगे, जो हम एग्जाम्पल देंगे, उन चीजों पर जो है ज्यादा आपको ध्यान देना है। तो वर्ण का अगर हम परिभाषा एकदम समझाने का आपको प्रयास करें, तो आपको बस याद रख लेना है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। भाषा की परिभाषा पर नहीं जाना है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। हम एकदम शॉर्ट डेफिनेशन लिखने का प्रयास करेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं। डायरेक्ट पूछा गया था कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं, तो आपको याद रखना है कि भाषा की जो न्यूनतम इकाई होती है उसको कहते हैं वर्ण। या इसको इस तरह से भी पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा चीज है जिसका हम खंड या टुकड़ा नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे साथियों, वर्ण का जो है खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। यानी वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है। ये भी आपको याद रखना है। वर्ण के बाद आपको समझना है वर्णमाला के बारे में। मेरे प्यारे साथियों, एग्जाम आपका काफी ज्यादा नजदीक है, इसीलिए एकदम शॉर्ट में समझने का प्रयास कीजिए। उतना डिटेल में आपको समझना नहीं है, क्योंकि वहां से प्रश्न पूछा नहीं जाता है। वही चीज पढ़ना है जो आपके लिए इंपोर्टेंट हो, वही चीज पढ़ना है जो आपको रिजल्ट दे करके जाए। बेवजह समय बर्बाद करने से आपको कोई फायदा जो है होने वाला है नहीं। वर्णमाला के बारे में समझिए मेरे प्यारे साथियों। आपको समझना है कि हिंदी भाषा में जो है कुल 52 वर्णमाला होते हैं। 52 वर्णमाला होते हैं। अगर आपको पूछा जाए वर्णमाला कहते किसको है, तो आपको डायरेक्ट याद रखना है कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्या याद रखना है? कि वर्णों के समूह को ही वर्णमाला कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। यानी शानदार तरीका से हम कह सकते हैं कि वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। ये बात आपको याद रखना है। अपने दिल और दिमाग के खोपड़ी में हमेशा के लिए ट्रांसफर कर लेना है, क्योंकि कई बार परीक्षा में ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है कि वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला की संख्या कितना होता है हिंदी भाषा में? तो आपको डायरेक्ट याद रखना है 52 होता है। उसके बाद मेरे प्यारे साथियों, आपको वर्ण के भेद के बारे में समझना है। आखिरकार वर्ण के कितने भेद हैं, तो ध्यान पूर्वक समझिए। वर्ण के भेद के बारे में एकदम बारीकी से हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो आपको समझ करके रखना है मेरे प्यारे साथियों, वर्ण के जो है 2 भेद होते हैं। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, तो आपको समझ करके रखना है कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वर वर्ण और दूसरा होता है मेरे प्यारे साथियों जिसको कहते हैं हम लोग व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण और दूसरा होगा व्यंजन वर्ण। ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास कीजिए एकदम बारीकी से कि स्वर वर्ण क्या होता है और व्यंजन वर्ण क्या होता है। देखिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं, यहां पर पहले स्वर और व्यंजन को डायरेक्ट समझ लीजिए।
आपको समझ करके रखना है कि स्वर वर्णों की जो संख्या होता है 11 होता है, और यहाँ पर व्यंजन वर्ण की संख्या जो होता है वो 33 होता है। दोनों में अंतर समझ लीजिए, एक ही बार में हम दोनों को समझा देते हैं आपको, ताकि आगे जब इसका हम प्रकार पढ़ेंगे, स्वर का कितना प्रकार होता है, व्यंजन का कितना प्रकार होता है, तो आपको वहां पर किसी प्रकार का परेशानी ना हो। इसीलिए अभी ये समझ लीजिए स्वर क्या होगा, व्यंजन क्या होगा। मेरे दोस्त, स्वर जो होता है स्वतंत्र ध्वनि होता है, अपने आप में स्वतंत्र होता है। परिभाषा तो कभी पूछेगा नहीं, इसलिए समझ लीजिए। स्वर जो है स्वतंत्र ध्वनि होता है, यानी स्वतंत्र ध्वनि है अपने आप में। इसका उच्चारण में जो है व्यंजन वर्ण का सहायता नहीं लिया जाता है। यानी स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिसके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी यह अपने आप में बिंदास है, अपने आप में स्वतंत्र है, इसके उच्चारण में जो है किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाएगी, उसी को कहते हैं स्वर वर्ण। लेकिन ये व्यंजन वर्ण जो है, इसके उच्चारण में यह जो है स्वतंत्र ध्वनि बिल्कुल भी नहीं है। इसके उच्चारण में, इसका जो उच्चारण हम करेंगे, जब कभी भी इसका उच्चारण करेंगे, इसमें जो है स्वर वर्ण का सहायता लेबे करेंगे। यानी स्वर वर्ण के सहायता से बोली जाने वाले वर्ण को हम लोग कहते हैं व्यंजन वर्ण। यानी व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको समझ करके रखना है कि व्यंजन वर्ण का जो है स्वर के बिना कोई अस्तित्व नहीं है। बिना स्वर का व्यंजन का कोई अस्तित्व है ये नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है व्यंजन को। ये बात आपको समझ के रखना है। स्वर के बारे में मैं आपको थोड़ा बहुत डिफिनेशन लिखवाइए देता हूं कि स्वर वर्ण होता क्या है। तो स्वर वर्ण हम किसको कहेंगे? स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। यानी यहाँ पर लिखेंगे हम उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं, स्वर वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता, किसी दूसरे वर्ण की सहायता, दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती हो, न ली जाती हो। यानी स्वर वर्ण किनको कहेंगे? तो स्वर वर्ण उन वर्णों को कहेंगे जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता न ली जाती हो। मेरे प्यारे साथियों, आपको याद रख करके रखना है कि स्वर की जो संख्या होता है, स्वर की संख्या, स्वर की कुल संख्या जो होता है, यहाँ पर ध्यान दो इधर, कुल संख्या 11 होते हैं। स्वर वर्णों की जो कुल संख्या होते हैं मेरे प्यारे साथियों 11 होते हैं। जैसे में क्या क्या होता है ये भी बात समझिए लीजिए। जैसे में आपको याद रखना है, अ हो सकता है, आ हो सकता है, हर्षई होगा, दीर्घई होगा, हर्षऊ होगा, दुर्घऊ होगा, री होगा। उसके बाद आपको समझ करके रखना है, ए होगा, आई होगा, ओ होगा, और साथ में मेरे प्यारे साथियों औ होगा। ये 11 गो जो है यहाँ पर स्वर वर्ण है। स्वर वर्ण के उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है। ये 11 का 11 स्वर वर्ण जो है अपने आप में स्वतंत्र है, अपने आप में बिंदास है, बेहिचक जो है घूम रहा है यहाँ पर। ये अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है। आपको परीक्षा में यह भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में कौन स्वतंत्र ध्वनि है। ये सब में से कहीं पर भी आपको एग्जाम्पल दिख जाए, मार देना है डायरेक्ट टिक, ओएमआर शीट में जाकर के एकदम बारीकी से गोला को भर देना है। तो स्वर वर्ण के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब समझिए व्यंजन वर्ण के बारे में। इसके प्रकार को हम अलग से डिफाइन करेंगे, फिलहाल समझिए व्यंजन वर्ण के बारे में। व्यंजन वर्ण जो है हम उन वर्णों को कहेंगे, व्यंजन के बारे में हम आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए इधर, यह जो है हम उन वर्णों को कहेंगे, उन वर्णों को कहते हैं, उन वर्णों को कहते हैं जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती हो, स्वर की सहायता ली जाती हो। व्यंजन वर्ण उन वर्णों को कहेंगे जिनके उच्चारण में स्वर की सहायता ली जाती हो, उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों? तो व्यंजन वर्ण कहेंगे। जैसे में आपको याद रखना है ये बात, जैसे से पहले आपको यह याद रखना है कि व्यंजन की कुल संख्या जो होता है, व्यंजन की कुल संख्या, व्यंजन की कुल संख्या की अगर बात करें तो व्यंजन की जो कुल संख्या होता है वो होता है 33। व्यंजन वर्ण की कुल संख्या कितना होता है? तो ये बात आपको याद रखना है 33 होता है। ये बात आपको एकदम ध्यान रखना है।
उसके बाद जैसे अगर हम बात करें जैसे में क्या क्या हो सकता है, तो देखिए क वर्ग हो सकता है, क वर्ग का जितना भी हो, क ख ग घ अरह यानी कि पूरा क वर्ग में जितना भी वर्ण आता है सबका यहाँ पर हो जाएगा व्यंजन वर्ण। क वर्ग हो सकता है, च वर्ग होगा, च वर्ग के बाद जो है यहाँ पर ट वर्ग हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, ट वर्ग के बाद त वर्ग हो जाएगा यहाँ पर, त वर्ग के बाद यानी कि प वर्ग भी यहाँ पर सबका सब यहाँ पर व्यंजन वर्ण हो जाएगा। देखिए एक और बात आपको समझ करके रखना है, व्यंजन वर्ण में क्या बात समझ करके रखना है, ये बात समझिए। प वर्ग के बाद यहाँ पर य हो सकता है, र होगा, ल होगा, व होगा, तालब से मूर्धन्य स, दंत स और साथ में होता है ह। इतना को मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कहती है, क्या कहती है, तो व्यंजन वर्ण कहती है। ध्यान पूर्वक समझिए, इसमें 5 गो आता है, इसमें 5 गो, इसमें 5 गो और इसमें 5 गो और यहाँ पर भी 5 गो, तो 5 25 और 25 में जब 8 को जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ पर 33। तो इस तरह से व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होता है वो होता है 33। अब कैसे होता है एकदम बारीकी से हम आपको समझाएंगे। अब ध्यान पूर्वक समझिए, एक और बात आपको समझ करके रखना है, समझ समझ करके रखना है, क्योंकि परीक्षा में कहीं से भी प्रश्न पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर क बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर ख बोलेंगे, जैसे मान लीजिए यहाँ पर च, यहाँ पर छ लिखा हुआ है, यहाँ पर प लिखा हुआ है। प्रत्येक प्रकार के हम यहाँ पर व्यंजन वर्ण का उदाहरण आपको हम दे रहे हैं। देखिए क जब बोलते हैं तो बोलते हैं क बोलते हैं तो आ जाता है उसमें अ। तो जो भी वर्ण का हम यहाँ पर उच्चारण कर रहे हैं उसमें अ आइए जाता है। बोलते हैं क तो आ जाता है अ, बोलते हैं ख तो आ जाता है अ, यानी सबके लास्ट में अ चिपका हुआ है कहीं ना कहीं। लेकिन मेरे प्यारे साथियों अगर यही क को हम इस प्रकार से लिखेंगे, क हलंत जोड़ अ, यानी कि हलंत का मतलब ही होता है कोमा जो लगा होता है पूंछ के जैसे जो नीचे में लगा होता है, इसको पढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों हलंत। ये पूंछ को पढ़ेंगे हम यहाँ पर हलंत। और जब भी व्यंजन वर्ण के साथ हलंत लगा दिया जाए इसका मतलब है कि उसके साथ स्वर नहीं है, यानी हलंत लगते ही व्यंजन वर्ण का मान जो है डायरेक्ट आधा हो जाता है। प्रश्न भी पूछा जाता है कि व्यंजन में हलंत लगाने पर उसका मान हो जाता है आधा, 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, तो आपको डायरेक्ट मार देना है आधा। जब भी किसी भी व्यंजन वर्ण में या किसी भी वर्ण में हलंत लगा दिया जाए तो उसका मान जो है डायरेक्ट आधा हो जाता है, यानी जितना मान दिया उसका डायरेक्ट आधा हो जाएगा। तो ये था स्वर क्या कहता है। स्वर जो है अपने आप में स्वतंत्र है, व्यंजन जो है अपने आप में यहाँ पर गुलामी में पड़ा हुआ है। बिना स्वर का व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। व्यंजन वर्ण का जब भी उच्चारण होगा उसमें स्वर वर्ण का सहायता लिया जाएगा, तो किसी भी हालत में लिया जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों आपको समझना है स्वर के प्रकार के बारे में और व्यंजन के प्रकार के बारे में। तो इतना बात आपको समझ में आ चुका होगा कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं हम लोग वर्ण, या वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, जैसे में अ प कुछ भी हो सकता है। वर्णमाला क्या होता है, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में कुल 52 वर्णमाला होते हैं। वर्ण के दो भेद होते हैं मेरे प्यारे साथियों, एक होता है स्वर वर्ण, दूसरा होता है व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण की कुल संख्या होता है यहाँ पर 11 और व्यंजन की कुल संख्या 33। स्वर वर्ण किसको कहेंगे, उन वर्णों को कहेंगे जिनके उच्चारण में किसी दूसरे वर्ण का सहायता नहीं लिया जाएगा। यह अपने आप में स्वतंत्र ध्वनि है, जैसे ओ आ, हर्ष ई दीर्घई, हर्ष ऊ, और उसके बाद क्या है री है, ए आई ओ औ, यह सब का सब जो है यहाँ पर स्वर वर्ण है। व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का सहायता लिया जाता है। व्यंजन वर्ण में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, य लव तालब से दंश और ह आ सकता है। इस प्रकार से व्यंजन वर्ण की कुल संख्या होता है 33। चलिए अब आपको हम स्वर के प्रकार के बारे में बताते हैं और व्यंजन के प्रकार के बारे में बताते हैं। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको इनके प्रकार के बारे में बता रहे हैं। तो चलिए अब स्वर के प्रकार के समझते हैं हम। स्वर के प्रकार के बारे में समझिए। देखिए सबसे पहले आपको समझ करके रखना है कि स्वर वर्ण जो होता है, हिंदी की अगर मेरे प्यारे साथियों बात करें तो हिंदी में स्वर वर्ण जो है यहाँ पर 2 प्रकार का होता है। अगर संस्कृत में यही पूछ दिया जाए तो आपको एक और चीज याद रखना है कि संस्कृत में एक होता है प्लुत स्वर, प्लुत स्वर जिसको कहते हैं, और प्लुत स्वर एक ही चीज होता है जिसका नाम है यहाँ पर ओम, जो मंत्र उच्चारण में हम लोग इस ओम का प्रयोग करते हैं। पहले फिलहाल समझिए यहाँ पर हिंदी में स्वर वर्ण जो होता है यहाँ पर 2 प्रकार का होता है, एक होता है ह्रस्व स्वर और एक होता है मेरे प्यारे साथियों दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर और यहाँ पर होता है दीर्घ स्वर। और एक संस्कृत में आ जाता है प्लुत स्वर। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्नलिखित में कौन प्लुत स्वर है,
तो आपको याद रखना है ओम। ध्यानपूर्वक समझिए यहाँ पर ह्रस्व स्वर क्या होता है और साथ में समझिए यहाँ पर कि दीर्घ स्वर क्या होता है। ह्रस्व स्वर उन स्वर को कहते हैं जिसके उच्चारण में जो है कम समय लगे, यानी दीर्घ के अपेक्षा जो है कम समय लगता है। होगा तो स्वर वर्ण, स्वर्ण वर्ण। अब ये हम आपको बताएं कि स्वर्ण वर्ण की कुल संख्या होता है 11। क्या क्या होता है तो ध्यानपूर्वक समझिए। अ होता है, आ होता है, हर्षई होता है, उसके बाद दीर्घई होता है, हर्षऊ होता है, दुर्गऊ होता है, साथ में होता है री, और आ जाता है यहाँ पर ए, ऐ और ओ, और साथ में क्या आ जाता है यहाँ पर औ। तो इन्हीं में जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसे कहेंगे हम हर्ष स्वर, और जो एक मात्रा के साथ हो उसको एक मात्रिक स्वर कहते हैं, और एक मात्रिक स्वर का दूसरा नाम ही हर्ष स्वर है। अब देखिए यहां पर जैसे हम बोलते हैं अ के अपेक्षा आ में यहां पर दुगुना समय लग रहा है, तो अ यहां पर हो गया हर्ष स्वर। जैसे बोलते हैं हम ई, और ई के अपेक्षा यहां पर दीर्घ ई में दुगुना समय लग रहा है, तो यहां पर दीर्घ ई हो गया दीर्घ स्वर, हर्ष ई हो गया हर्ष स्वर। हर्षऊ जो है यहाँ पर हो गया हर्ष स्वर, और दुर्गऊ हो गया यहाँ पर दीर्घ स्वर, और साथ में वो आप ले लीजिए री, यानी अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये सब का सब जो है यहाँ पर हर्ष स्वर है। अ, हर्षई, हर्षऊ और री। नामे से प्रतीत हो रहा है अ याद रखिए, हर्षई यानी ह आ रहा है तो हर्ष स्वर, हर्षऊ यानी कि ह आ रहा है हर्ष स्वर, और यहाँ पर दीर्घ आ रहा है यानी कि दीर्घ स्वर। तो अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये चार गो जो है यहाँ पर हर्ष स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगे। तो हर्ष स्वर के बारे में आपको समझना है कि जिनके उच्चारण में कम समय लगे, जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में, ध्यानपूर्वक समझिए, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, जैसे क्या क्या हो सकता है हर्ष स्वर में, तो हर्ष स्वर में क्या क्या आ सकता है यहाँ पर ध्यानपूर्वक समझिए। इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे अ आ सकता है, हर्षई आ सकता है, हर्षऊ आ सकता है, और साथ में यहाँ पर री। ये चार गो जो है यहाँ पर इनकी जो संख्या होता है मेरे प्यारे साथियों, हर्ष स्वर की संख्या, वो हर्ष स्वर की संख्या यहाँ पर चार। तो चार गो यहाँ पर होता है हर्ष स्वर, अ, हर्षई, हर्षऊ और री, ये चार गो जो है यहाँ पर हर्ष स्वर है। अब देखिए अ की अपेक्षा आ में दुगुना समय लग रहा है, और हर्षई की अपेक्षा दीर्घई में दुगुना समय लग रहा है, हर्षऊ की अपेक्षा दुर्गऊ में दुगुना समय लग रहा है, ए, ऐ, ओ में दुगुना समय लग रहा है। इन सबको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों दीर्घ स्वर। तो दीर्घ स्वर को कुछ इस तरह से हम कह सकते हैं। और मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आपको समझ के रखना है कि इसे एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं। एक मात्रिक स्वर के नाम से किसको जानते हैं, तो एक मात्रिक स्वर के नाम से हम लोग हर्ष स्वर को जानते हैं। दीर्घ स्वर के बारे में आपको समझ करके रखना है कि जिनके उच्चारण में, ध्यानपूर्वक समझिए, यहाँ पर लिखावट पर नहीं जाना है, हम जो बोल रहे हैं उन बातों को ध्यानपूर्वक जो है समझना है, क्योंकि परीक्षा में आपसे डिफिनेशन नहीं पूछेगा, परीक्षा में आपसे जो है एग्जाम्पल पूछेगा। ऐसे दे देगा, कहेगा कि निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर है, कहेगा निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर है, ऑप्शन में दे देगा आ दे देगा, दुर्ग ऊ दे देगा, री दे देगा, और यहाँ पर मान लीजिएगा प दे देगा। कहेगा कि निम्नलिखित में कौन हर्ष स्वर है, तो अब आप वहां पर क्या मारिएगा, तो मेरे प्यारे साथियों जिसके उच्चारण में कम समय लगे, भली भांति हम लोग जानते हैं कि री जो है यहाँ पर हर्ष स्वर है, टिक लगा देंगे और गोला को शानदार तरीका से भर देंगे, तो हमारा जो है एक नंबर कंप्लीट हो जाएगा। इस तरह से पूछा जाता है। तो दीर्घ स्वर किसको कहते हैं, जिनके उच्चारण में कम समय लगे। यहाँ पर लिखेंगे जिनके उच्चारण में, जिनके उच्चारण में कम समय लगे, कम समय लगे, जिनके उच्चारण में कम समय लगे उसको क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो दीर्घ स्वर कहेंगे। यहाँ पर याद रखना है, इसकी संख्या की अगर बात करें मेरे प्यारे साथियों, तो इसका जो संख्या होता है ये याद रखना है। जब स्वर वर्ण की कुल संख्या था यहाँ पर 11, तो चार गो हो गया हर्ष स्वर, तो चार में कितना जोड़ेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 11, तो 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 11, तो यहाँ पर हो जाएगा यहाँ पर इसकी कुल संख्या 7। मेरे प्यारे साथियों इसको द्विमात्रिक स्वर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, क्योंकि इनके साथ जो है दो मात्रा जुटा होता है, इसे द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आपको कंप्लीट हो गया होगा कि हर्ष स्वर की कुल संख्या कितना होता है, तो 4 होता है। दीर्घ स्वर की कुल संख्या कितना होता है, तो 7 होता है। इसे एक मात्रिक स्वर कहते हैं, इसे द्विमात्रिक स्वर कहते हैं। ये बात आपको समझ करके रखना है। अब समझिए मेरे प्यारे साथियों व्यंजन के प्रकार के बारे में। अब आपको समझना है व्यंजन के प्रकार के बारे में,
क्योंकि स्वर के प्रकार के बारे में ऑलरेडी हम पढ़ लिए हैं। अब समझिए व्यंजन के प्रकार। व्यंजन के प्रकार, अब मेरे प्यारे साथियों व्यंजन के बारे में मैं आपको भली भांति बता चुके हैं। व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या होता है यहाँ पर 33 होता है। और व्यंजन वर्ण जो है, व्यंजन के बारे में समझिए। यहाँ पर व्यंजन वर्ण जो है यह 3 प्रकार का होता है मेरे प्यारे साथियों, ये बात आपको समझ करके रखना है। व्यंजन वर्ण की जो कुल संख्या है हम आपको अभी ये बताए हैं पिछले स्लाइड में कि व्यंजन वर्ण की कुल संख्या है 33। और समझ करके रखना है आपको कि व्यंजन वर्ण का जो प्रकार होता है वह 3 प्रकार का होता है। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के होते हैं मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहला प्रकार जो होता है जिसको हम लोग कहते हैं स्पर्श व्यंजन या स्पर्शी व्यंजन। स्पर्श व्यंजन कहिए या स्पर्शी व्यंजन कहिए, बतवा बराबरे है। दूसरा मेरे प्यारे साथियों आ जाता है यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, जिसको कहते हैं हम लोग भली भांति यहाँ पर प्यार से कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। और तीसरा जो आ जाता है मेरे प्यारे साथियों जिसको कहते हैं हम यहाँ पर ऊष्म व्यंजन। तो स्पर्शी व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, ध्यान पूर्वक एगो कोड आपको याद रखना है कैप्सूल के भांति एसकेटी के रूप में याद रख लेना है, यानी कि सौरभ सर का कैप्सूल आपको याद रखना है। क्या कैप्सूल होता है मेरे प्यारे साथियों, आपको कैप्सूल याद रखना है 2544। कोड के भांति याद रख लीजिए, किसी भी तरह का कोड यानी कि 2544 आपको याद रख लेना है। यानी 25 गो होता है यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन और 4 गो होता है यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन और 4 गो होता है मेरे प्यारे साथियों ऊष्म व्यंजन। 25 गो स्पर्शी व्यंजन, 4 गो अंतस्थ व्यंजन, 4 गो ऊष्म व्यंजन होता है। ये बात आपको भली भांति याद रखना है। अब देखिए 25 गो स्पर्शी व्यंजन में क्या क्या आ जाता है ये बात समझिए। यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन की अगर मेरे प्यारे साथियों बात करें, स्पर्शी व्यंजन, स्पर्शी व्यंजन के बारे में ध्यान पूर्वक समझिए। एक एक बात पर बात करेंगे परीक्षा में, चाहे किसी भी दो गल्ली से प्रश्न पूछा जाए आपको जवाब देना है तो देना है। स्पर्शी व्यंजन क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले क वर्ग। क वर्ग यानी कि क ख में का जितना भी लेटर है, क रहे, ख रहे, ग रहे, घ रहे और रह, ये सब का सब जो है स्पर्शी व्यंजन है। च वर्ग, च वर्ग में क्या क्या आ जाता है मेरे प्यारे साथियों, तो च छ, तो च छ ज झ और साथ में यह सब का सब स्पर्शी व्यंजन है। उसके बाद आता है ट वर्ग मेरे प्यारे साथियों। तो ट वर्ग में क्या आ जाता है, ट आ जाता है, ठ आ जाता है, ड ढ और साथ में आ जाता है लास्ट में न। उसके बाद आपको याद रखना है त वर्ग। त वर्ग में क्या क्या आ जाता है, त आता है, थ, द, उसके बाद आता है ध, उसके बाद लास्ट में न। उसके बाद आता है प वर्ग। तो प वर्ग में क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, तो प, फ, ब और उसके बाद आता है भ और लास्ट में आ जाता है यहाँ पर म। तो प फ ब भ म डायरेक्ट आपको याद रख लेना है क च ट ट प, क च ट ट प यानी कि क यानी कि क ख में का पूरा अक्षर, च यानी कि च छ में का पूरा अक्षर, ट यानी कि ट ठ में का पूरा अक्षर, त यानी कि त थ में का पूरा अक्षर और प यानी कि प फ में का पूरा अक्षर। सब का सब यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो स्पर्शी व्यंजन। तो इस प्रकार से 5 गो यहाँ पर, 5 गो यहाँ पर, 5 गो इसमें, 5 गो इसमें, 5 गो इसमें, तो इस तरह से जो है 25 गो स्पर्शी व्यंजन होता है। अब उसके बाद आपको समझना है अंतस्थ व्यंजन की अंतस्थ व्यंजन होता क्या है। अब समझिए यहाँ पर अंतस्थ व्यंजन, तो अंतस्थ व्यंजन के बारे में ध्यान पूर्वक समझ लीजिए। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन में आपको क्या क्या समझना है। अंतस्थ व्यंजन में य आ जाता है, र आ जाता है, ल और व, 4 गो जो है इसको कहते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन। उसके बाद आपको समझना है ऊष्म व्यंजन के बारे में। तो ऊष्म व्यंजन को भी समझ लीजिए मेरे प्यारे साथियों। ऊष्म व्यंजन में क्या क्या आएगा यहाँ पर, तो ऊष्म व्यंजन में आ जाएगा यहाँ पर तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और लास्ट में आ जाता है ह। तो इस तरह से 25 गो यहाँ पर, 4 गो यहाँ पर, 4 गो यहाँ पर, तो टोटल कुल संख्या की अगर बात करें, कुल संख्या यहाँ पर हो जाता है 33। व्यंजन वन की कुल संख्या 33 गो, 25 गो यहाँ पर हो गया, 4 गो यहाँ पर, 4 गो यहाँ पर, 25 4 29 है, 29 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 33। तो इस तरह से 33 ठो वर्ण होता है जिसको हम लोग मूल व्यंजन के नाम से जानते हैं। अब आपको कुछ महत्वपूर्ण बात समझ करके रखना है। महत्वपूर्ण बात में क्या क्या समझना है, ध्यान पूर्वक समझिए। इधर महत्वपूर्ण बात में ये आपको समझना है, हम आपको शुरुआत में बताए हैं। महत्वपूर्ण बात में क्या समझना है, शुरुआत में हम आपको बताए कि वर्णमाला की जो कुल संख्या होता है वो होता है 52। लेकिन अभी तक देखिए हम अभी तक क्या पढ़ाए आपको, अभी तक हम आपको पढ़ाए, अभी तक स्वर के बारे में और व्यंजन के बारे में हम लोग पढ़े हैं कि वर्ण जो होता है 2 प्रकार का, स्वर की संख्या बोले 11,
व्यंजन की संख्या मैंने आपको बताया यहाँ पर होता है 33। तो 33 में 11 जोड़ेंगे तो टोटल यहाँ पर निकलेगा 44। तो 44 मेरे प्यारे साथियों, अभी भी 8 गो वर्ण जो है बाकी है 52 पूर्णे में। तो आखिरकार वो 8 वर्ण क्या क्या है, ताकि यहाँ पर 52 वर्णमाला हमारा कंप्लीट हो जाए। तो 8 8 को क्या क्या समझना है आपको, ध्यान पूर्वक समझिए। इधर 8 को क्या क्या आपको समझना है। 8 को में सबसे पहले आपको समझना है मेरे प्यारे साथियों, एक होता है संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्णों की संख्या अगर आपको पूछा जाए तो आपको भली भांति याद रखना है, एकदम बारीकी से याद रखना है। संयुक्त वर्ण की जो संख्या होता है वो 4 होता है। सबसे पहला होता है अक्ष, उसके बाद होता है तरह, उसके बाद होता है यह, और एक और चीज आ जाता है इसमें, हो जाता है स्र। तो अक्ष, तरह, यह और स्र को कहते हैं हम लोग संयुक्त वर्ण। एक और चीज आपको समझ करके रखना है, अयोगवाह। अयोगवाह वर्ण क्या होता है, जब हम लोग अ आ पढ़ रहे थे तो वहां पर दो चीज हम छोड़ दिए, अनुस्वार और एगो छोड़ दिए विसर्ग। तो उसी अनुस्वार और विसर्ग को मेरे प्यारे साथियों, इसको पढ़ेंगे अनुस्वार और इसको पढ़ेंगे यहाँ पर विसर्ग। यही अनुस्वार और विसर्ग को मेरे प्यारे साथियों कहते हैं अयोगवाह। इसको पढ़ने का तरीका है, इसको कहेंगे हम क्या, तो अनुस्वार कहेंगे, अनुस्वार। और लास्ट में ई वाला जो है यहाँ पर, इसको कहते हैं मेरे प्यारे साथियों विसर्ग। तो अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, तो अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह वर्णों की संख्या पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितना होता है, तो आपको याद रखना है 2। अयोगवाह वर्णों की संख्या कितना होता है, तो 2 होता है। अनुस्वार और विसर्ग को क्या कहते हैं, तो अयोगवाह कहते हैं। संयुक्त वर्णों की संख्या कितना है, तो 4 है। अक्षर, तरह, ज्ञ और स्वर को कहते हैं संयुक्त वर्ण। अब देखिए अभी भी कितना हुआ मेरे प्यारे साथियों, तो यहाँ पर कितना है, 44 को था, 44 में 4 जोड़ दिए तो हो गया 48। 48 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 50। और 50 से अभी कंप्लीट हुआ है, 2 और बचा हुआ है। तो एक और बात आपको समझ करके रखना है, जब आप हिंदी का रीडिंग लगाते होंगे तो वहां पर आपको 2 चीज दिख रहा होगा। एक जो यहाँ पर इसको कहते हैं हम लोग बरकिनमा वाला र, यानी कि बड़ा र, और यहाँ पर इस तरह से आपको ढ दिख रहा होगा। इन दोनों को मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर कहते हैं द्विगुण व्यंजन। दोनों का नाम जो है इसको कहते हैं द्विगुण व्यंजन। और नाम से प्रतीत हो रहा है द्विगुण व्यंजन की संख्या अगर आपको परीक्षा में पूछा जाए तो आपको याद रखना है 2। तो इस तरह से आपको कुल संख्या जो है वर्णों का, वर्णमाला का जो कुल संख्या है 52 हो जाता है। 11 गो स्वर वर्ण हम लोग पढ़ लिए, उसके बाद 33 को व्यंजन वर्ण पढ़ लिए, 4 गो संयुक्त वर्ण पढ़ लिए, 2 गो अयोगवाह वर्ण पढ़ लिए, 2 गो यहाँ पर हम पढ़ लिए द्विगुण व्यंजन। तो इस तरह से जो है वर्ण जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब मेरे प्यारे साथियों उच्चारण स्थान आपको पढ़ना है, और उसके बाद स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर जो व्यंजन को बांटा गया है, अल्प प्राण और महाप्राण में वाइब्रेशन यानी जो हम लोग बोलते हैं तो उसको कहते हैं वाइब्रेशन, यानी कि कंपन के आधार पर 2 प्रकार से बांटा गया है। उसके बाद जो है श्वास वायु के मात्रा के आधार पर व्यंजन वर्ण को 2 प्रकार में बांटा गया है, अल्प प्राण और एक हो जाता है महाप्राण। तो उनको भी हम लोग समझने का प्रयास करते हैं एक ही वीडियो में। आज हम वर्ण को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे ताकि आपको दोबारा वीडियो देखने का किसी प्रकार का जरूरी नहीं हो। तो चलिए इस स्लाइड को भी आप स्क्रीनशॉट लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में पूरी तरह से इसको समाप्त करने का प्रयास करते हैं। चलिए अब आपको जो है जो लास्ट टॉपिक हो जाता है उच्चारण स्थान, वो समझना है। इसके बाद लास्ट में आपको कभी कभी पूछा जाता है अल्प प्राण, महाप्राण, घोष और अघोष, उन चीजों को भी हम समझ लेंगे। फिलहाल उच्चारण स्थान पर ध्यान दीजिए। अब आपको समझना है उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान क्या होता है ये ध्यान पूर्वक समझिए। इधर उच्चारण स्थान को समझने के लिए मेरे प्यारे साथियों, जहां पर आपको कुछ प्रश्न पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, हर एक बार जो है यहाँ पर ऐसा कोई साल नहीं है जिस वर्ष उच्चारण स्थान से प्रश्न नहीं आया है। इसीलिए ध्यान पूर्वक पूरे फोकस के साथ समझने का प्रयास कीजिए, और हम आपको ऐसा शानदार ट्रिक बताने वाले हैं जिस ट्रिक के माध्यम से आप उच्चारण स्थान को चुटकियों में याद कर लेंगे, चुटकियों में सॉल्व कर देंगे। तो ध्यान पूर्वक समझिए मेरे प्यारे साथियों, ट्रिक आपको याद रखना है स्पर्शी व्यंजन के लिए, जितना भी स्पर्शी व्यंजन है। अभी हम आपको बताया है कि स्पर्शी व्यंजन क्या होता है, क च ट ट प, यानी कि 25 गो जो होता है यहाँ पर स्पर्शी व्यंजन होता है। तो 25 गो वर्ण का उच्चारण स्थान आप यूं चुटकियों में उड़ा देंगे। तो 25 गो के लिए आप फटाक से याद कर लीजिए, बाद बाकी आप बोल करके प्रैक्टिस कीजिए। देखिए आप जब बोलते हैं तो सबसे पहले मुख आता है, मुख से अंदर में जाइएगा तो ऊपर का जो तालु होता है उसको कहते हैं तालु। थोड़ा और अंदर जाइएगा तो उसको कहते हैं हम लोग कंठ। कंठ से नीचे तो
आप जानते हैं कि ग्रहणी, ग्रसनी, उसके बाद आ जाता है हमारा अमाशय, अमाशय के बाद क्या आ जाता है, तो छोटी आंत, बड़ी आंत। तो उतना तो हम लोग बायोलॉजी में भली भांति रोजाना पढ़ते ही है। फिलहाल समझिए स्पर्शी व्यंजन। तो सबसे पहले जो बोलते हैं तो सबसे पहले आवाज कहां से निकलता है, तो कंठ से। कंठ से और ऊपर आते हैं तो क्या आता है, मुख आता है। मुख से और आगे चलिए तो ऊपर में आ जाता है तालु। तालु से और आगे चलिए तो आ जाता है दांत। दांत से और आगे चलिए तो आ जाता है ओष्ठ। तो इस तरह से जो है 5 स्टेप से होकर के हम लोग जो है किसी भी चीज को बोल पाते हैं। और यहाँ पर बीच में हम जीभ तो छोड़िए दिए, तो जीभ से भी, जीभ का तो बहुत बड़ा योगदान है मेरे प्यारे साथियों। बिना जीभ का तो हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं, किसी भी चीज का उच्चारण कर ही नहीं सकते। अब देखिए स्पर्शी व्यंजन में 25 गो आ जाता है। इसके लिए आपको बस ये ट्रिक याद रख लेना है, ध्यान दीजिए इधर। देखिए गांव में जो है शादी विवाह का माहौल अभी फिलहाल चल रहा है। गांव में शादी विवाह का माहौल चल रहा है। परसों जो है हम 2 आदमी जो है गए थे यहाँ पर। एक आदमी का लड़की देखने के लिए गए थे घर देखी में। अब मेरे प्यारे साथियों, मेरा जो एक दोस्त था उन्होंने क्या कहा यहाँ पर कि हम जाएंगे वहां पर घर देखी में, लेकिन सबसे पहले तो आज का जो युग चल रहा है तो वहां पर सबसे पहले दहेज में जो है मोटरसाइकिल तो मांगबे करेगा। तो मेरा जो पार्टनर था वो डायरेक्ट क्या कहा कि हमको जो है केटीएम में चाहिए। क्या चाहिए मेरे प्यारे साथियों, तो केटीएम। उन्होंने डायरेक्ट मांग लिया यहाँ पर। घर भैया से जाकर के चुपके से कह दिया कि हमको केटीएम दो। केटीएम दो, यानी कि हमको केटीएम में चाहिए, दूसरा कोई गाड़ी हमको चाहिए नहीं। चुपके से गया और कान में कह दिया कि हमको केटीएम दो, तब जो है यहाँ पर विवाह होगा, वरना विवाह रद्द। यहाँ पर डायरेक्ट जाकर के मांग लिया केटीएम। तो यही ट्रिक हम यहाँ पर हमको फटाक से ट्रिक लग गया कि वाह क्या ट्रिक है यहाँ पर कि केटीएम दो। अब देखिए ट्रिक कैसे कमाल दिखाता है। यहाँ पर ट्रिक क्या है, केटीएम दो, यानी कि KTMDO आपको याद रख लेना है। इसी ट्रिक के माध्यम से आप 25 गो वर्ण का उच्चारण स्थान फटाक से यूं चुटकियों में याद कर लीजिएगा। देखिए कैसे याद कीजिएगा। सबसे पहले आपको के से याद रख लेना है मेरे प्यारे साथियों। ट्रिक क्या है यहाँ पर, के, उसके बाद टी, उसके बाद एम है, उसके बाद डी है, उसके बाद ओ है। के से आपको याद रखना है कंठ। सबसे पहले जब बोलने का जो पहला स्टेप होता है वो होता है कंठ। तो के से याद रखिए कंठ। कंठ के बाद मेरे प्यारे साथियों, कंठ से थोड़ा और आगे आइएगा तो मुख के ऊपर में आता है तालु। ऊपर का जो जबड़ा के ऊपर का जो होता है उसको कहते हैं तालु। तो कंठ से और आगे आइएगा तो यहाँ पर आ जाता है तालु। उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एम। तो एम क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, एम यानी कि पूरा मुख। तालु के बाद क्या आ जाता है, मुख। तो यहाँ पर हो जाएगा मुख। तो इसको हम कहेंगे मुख। या मुख का दूसरा नाम मेरे प्यारे साथियों, व्याकरण के दुनिया में इसको पढ़ते हैं हम लोग मूर्धा। इसको कहेंगे हम मूर्धा। और आगे थोड़ा चलिएगा तो डी से हो जाता है मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर दंत। और आगे चलिएगा तो ओ से यहाँ पर हो जाता है ओष्ठ। ओ से क्या हो जाता है, तो ओष्ठ हो जाता है। ये भी बात आपको समझ करके रखना है। ओ से क्या याद रखना है, ओष्ठ समझ करके रखना है, ओष्ठ याद रखना है। अब देखिए बचपन में हम लोग पढ़े थे, सबसे पहले आता है क ख, क ख के बाद आता है च छ, च छ के बाद ट ठ, ट ठ के बाद आता है त थ, उसके बाद प फ। यानी क च ट त प, क च ट ट प, क च ट ट प आपको याद रख लेना है। सबसे पहले कंठ से जितना भी उच्चारण स्थान होगा जिस भी वर्ण का, वो होगा क वर्ण। क वर्ग का जितना भी वर्ण होगा, चाहे क हो, चाहे ख हो, चाहे ग हो, चाहे घ हो, चाहे अर हो, सबका उच्चारण स्थान जो होने वाला है मेरे प्यारे साथियों, वह कंठ होने वाला है। दूसरा बात आपको समझ कर रखना है, तालु में क ख के बाद क्या आता है, तो च छ आता है, यानी कि च वर्ग। च वर्ग में जितना भी आ जाए, चाहे च आ जाए, छ आ जाए, ज आ जाए, झ आ जाए और यह आ जाए, सबका उच्चारण स्थान जो होने वाला यहाँ पर तालु होगा। और उसके बाद मूर्धा मेरे प्यारे साथियों, चौछो के बाद क्या आता है, तो टोठो आता है, यानी कि टो वर्ग आ जाता है। टो वर्ग में क्या आ जाता है, तो टो, ठो, डो, ढो और साथ में आ जाता है नौ। इस सब का उच्चारण स्थान जो होगा यहाँ पर मूर्धा से होगा। उसके बाद टोठो के बाद क्या आता है मेरे प्यारे साथियों, तो टो वर्ग आ जाता है, जिसके अंतर्गत आ जाएगा यहाँ पर तो, उसके बाद थो, उसके बाद दो, उसके बाद ध और लास्ट में आ जाएगा यहाँ पर नौ। उसके बाद आता है ओष्ठ। और चौथा के बाद आ जाता है यहाँ पर प वर्ग। तो प वर्ग में मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर आ जाएगा प, उसके बाद फ, उसके बाद ब, उसके बाद भ और लास्ट में आ जाता है यहाँ पर म। तो इस तरह से आपको याद रखना है, कंठ से क वर्ग का जितना भी वर्ण है सब हो जाएगा कंठ से उच्चारण स्थान।
च वर्ग का जितना भी वर्ण है सब हो जाएगा तालु। मूर्धा यानी कि ट वर्ग का जितना भी है सबका उच्चारण स्थान हो जाएगा मूर्धा। और दंत यानी कि जितना भी है त वर्ग का सबका हो जाएगा उच्चारण स्थान दंत। ओष्ठ यानी कि प वर्ग का पूरा हो जाएगा ओष्ठ। अब बाद बाकी जो भी बच जाता है, जैसे आपको कभी कभी पूछा जाएगा अ का उच्चारण स्थान कहाँ है, तो बोलेंगे अ, तो आवाज आता है कंठ से, अ तो आवाज आता है कंठ से, यानी अ का उच्चारण स्थान हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों कंठ। अ हो चाहे आ हो, इन दोनों का भी उच्चारण स्थान यहाँ पर कहाँ से हो जाएगा, तो इसके अंतर्गत बॉक्स में समझ लीजिए, चाहे अ रहे चाहे आ रहे, सबका उच्चारण स्थान कहाँ से हो जाएगा, तो कंठ से। इसमें आपको पढ़ना है य रहे चाहे र रहे चाहे ल रहे चाहे व रहे, इसको कहते हैं हम लोग अंतस्थ व्यंजन, नामे से हो रहा है, अंदर से आ रहा है यानी कंठे से आ रहा है, इसको कहेंगे अंतस्थ व्यंजन, यानी यर लव सबका उच्चारण स्थान हो जाएगा यहाँ पर कंठ से। मेरे प्यारे साथियों, अगर उष्म व्यंजन में आपको पूछा जाए तो ध्यान पूर्वक समझिए। इधर सबसे पहले उष्म व्यंजन में आता है तालव्य स, नामे से प्रतीत होता है तालव्य स यानी कि तालु होगा मेरे प्यारे साथियों। उसके बाद आ जाता है मूर्धन्य स, तालव्य स मूर्धन्य स, यानी इसका हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों नामे से प्रतीत हो रहा है मूर्धा। उसके बाद आता है दंत स, यानी कि नामे से प्रतीत हो रहा है कि यहाँ पर दंत होगा। और ह जो बच जाता है मेरे प्यारे साथियों, जब बोलते हैं ह, क्या बोलते हैं, ह ह बोलते हैं तो आवाज आता है कंठ से, इसलिए इसका उच्चारण स्थान हो जाएगा यहाँ पर कंठ। ये बात आपको समझ करके रखना है। तो जितना हम आपको उच्चारण स्थान बताए हैं उससे बाहर आपको कभी भी पूछा ही नहीं गया है आज तक एग्जाम में, तो इतना बात आपको याद रखना है। तो उच्चारण स्थान भी आपको कंप्लीट हो गया। अब लास्ट टॉपिक बच गया है मेरे प्यारे साथी, जिसको कहते हैं अल्पप्राण, महाप्राण, घोष और अघोष। तो आप इस स्लाइड को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट स्लाइड में आपको हम घोष और अघोष के बारे में भी बता देते हैं। चलिए लास्ट टॉपिक बचा है, इसके बाद क्लास हो जाएगा समाप्त, और बेफिक्र होकर के आप पूरा जो है, अगर आपको एक बार में समझ में नहीं आया है तो दोबारा रिवीजन कर लीजिए इसको। इससे बाहर आपको सपना में भी जो है प्रश्न नहीं पूछने वाला है बिहार बोर्ड, जितना हम डीप लेवल तक आपको पढ़ा दिए। अब उसके बाद आपको समझना है अल्प प्राण। अल्प प्राण, अल्प प्राण क्या होता है, उसके बाद मेरे प्यारे साथियों आपको समझना है महाप्राण। महाप्राण, एक समझना है आपको अल्प प्राण और एक समझना है आपको महाप्राण, दोनों ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले अल्प प्राण महाप्राण को समझने के लिए हम आपको यहाँ पर क ख ग घ और साथ में र लिख देते हैं, च वर्ग लिख देते हैं च, उसके बाद छ, उसके बाद ज, उसके बाद झ और उसके बाद यहाँ ट हो गया, ठ हो गया, ड हो गया, ढ हो गया और न, उसके बाद त, थ, द, उसके बाद ध होता है, उसके बाद न, प हो गया, फ, ब, भ और लास्ट में म। देखिए इसको कहेंगे पहला वर्ग, इसको कहेंगे दूसरा वर्ग, इसको कहेंगे तीसरा वर्ग, इसको चौथा वर्ग और इसको कहेंगे हम लास्ट में पांचवा वर्ग। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर सबसे पहले अल्प प्राण में आपको समझना है, ट्रिक याद रख लेना है 135। 135 फटाक से समझिए, 135 इसका मतलब क्या हो गया, जो 135 यानी कि पहला तीसरा पांचवा, यानी पहला वर्ग तीसरा वर्ग पांचवा वर्ग, यानी प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्ग तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग यहाँ पर हो जाएगा अल्प प्राण। तो पहला तीसरा पांचवा क्या है यहाँ पर, तो देखिए पहला हो गया यहाँ पर ई, पहला वर्ग टोटल जितना भी इसमें दिख रहा है आपको सबका सब हो जाएगा अल्प प्राण। तीसरा वर्ग हो गया यहाँ पर ई, बाद बाकी हो गया यहाँ पर महाप्राण। पहला वर्ग तीसरा वर्ग और लास्ट में यहाँ पर पांचवा वर्ग, ये सबको कहेंगे मेरे प्यारे साथियों यहाँ पर अल्प प्राण। पहला तीसरा पांचवा इन सबको क्या कहेंगे, तो अल्प प्राण कहेंगे। बाद बाकी जो बच गया वो हो जाएगा महाप्राण। तो बच गया यहाँ पर दूसरा और चौथा, तो इसमें ट्रिक आपको याद रख लेना है 24। क्या याद रखना है, 24। अल्प प्राण के लिए 135, महाप्राण के लिए 24। अल्प प्राण के लिए 135, महाप्राण के लिए 24 आपको याद रखना है। पहला तीसरा पांचवा, प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का पहला वर्ग तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग हो जाएगा अल्प प्राण, और प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग हो जाएगा यहाँ पर महाप्राण। ये बात आपको समझ करके रखना है। तो यहाँ पर क्या क्या हो जाएगा, ई वाला और ये वाला और ये वाला सब का सब क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा ई अल्प प्राण। इसको क्या कहेंगे, तो अल्प प्राण कहेंगे। इन सब को कहेंगे हम लोग अल्प प्राण। क्या कहेंगे मेरे प्यारे साथियों, तो अल्प प्राण कहेंगे। बाद बाकी ये वाला वर्ग और ये वाला वर्ग यहाँ पर हो गया महाप्राण। क्या हो गया, तो महाप्राण हो गया।
तो अल्प प्राण और महाप्राण आपको भली भांति समझ में आ चुका होगा। मेरे प्यारे साथियों, जितना भी अंतस्थ व्यंजन है, जितना भी अंतस्थ व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन भी यहाँ पर होता है अल्प प्राण। अंतस्थ व्यंजन में क्या क्या आ जाता है, तो य आता है, र आता है, ल आता है और साथ में आता है व। मार्कर में इंक भर करके लौड़े। सबसे पहले य आता है, र आता है, ल आता है और वो आता है, यानी य लाभ हो गया यहाँ पर अल्प प्राण। महाप्राण में आपको समझ करके रखना है, महाप्राण में क्या होगा, तो महाप्राण में देखिए ध्यानपूर्वक समझिए, जितना भी ऊष्म व्यंजन है, जितना भी ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन में क्या क्या मैं आपको बताए, अभी ये जस्ट बताए थे पिछले स्लाइडों में कि तालव्य स हो जाता है, मूर्धन्य स हो जाता है, उसके बाद दंत स और लास्ट में आ जाता है ह। तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह जो है, इन सभी को हम लोग कहेंगे ऊष्म व्यंजन। तो ऊष्म व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और साथ में ऊष्म व्यंजन, यह चार गो हो जाता है यहाँ पर महाप्राण। तो अल्प प्राण में 135 पहला, तीसरा, पांचवा याद रखना है, महाप्राण में 24 याद रखना है, यानी दूसरा वर्ग और चौथा वर्ग। अंतस्थ व्यंजन य अलावा जितना भी होगा सब अल्प प्राण। ऊष्म व्यंजन तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह जो हो जाएगा यहाँ पर महाप्राण हो जाएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, लास्ट में आपको समझना है घोष वर्ण, और घोष वर्ण के बाद आपको समझना है अघोष वर्ण। घोष वर्ण और लास्ट में अघोष वर्ण भी आपको परीक्षा में पूछ दिया जाता है, तो ये भी ध्यानपूर्वक समझने का प्रयास कीजिए कि आखिरकार घोष वर्ण और अघोष वर्ण क्या होता है, ये भी ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। घोष वर्ण किनको कहेंगे, देखिए ध्यानपूर्वक समझिए। घोष के लिए आपको फिर से एक ट्रिक याद रखना है, 345। क्या याद रखना है, 345 याद रखना है मेरे प्यारे साथियों, 345। यहाँ पर ट्रिक याद रखना है 345। प्रत्येक स्पर्शी व्यंजन का तीसरा वर्ग, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग जो है यहाँ पर हो जाएगा घोष। तीसरा, चौथा, पांचवा हो जाएगा घोष। मेरे प्यारे साथियों, ये वाला और साथ में ये वाला, इस सब को हम कहेंगे यहाँ पर, क्या कहेंगे, पहुल का, तेसर का और पांचवा। पहुल का, सॉरी, यहाँ पर तीसरा, चौथा, पांचवा, तीसरा, चौथा, पांचवा सब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो क्या कहेंगे इसको, घोष वर्ण। इस सब का सब जो है यहाँ पर हो जाएगा घोष वर्ण, यानी पहला, तीसरा और पांचवा को कहेंगे घोष वर्ण। तो पहल का वर्ग, तीसरा, चौथा वर्ग और पांचवा वर्ग को क्या कहेंगे, घोष वर्ण। बच क्या गया यहाँ पर, इसमें याद रखना है आपको ट्रिक में 12, यानी पहला वर्ग और दूसरा वर्ग। पहला क्या हो गया यहाँ पर, ये वाला और ये वाला, इसमें जितना भी है, इसमें जितना भी है सब हो जाएगा यहाँ पर, क्या हो जाएगा, तो अघोष हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो अघोष हो जाएगा। ये बात आपको समझ करके रखना है। देखिए, अल्प प्राण के लिए 135 याद रखना है, पहला, तीसरा, पांचवा। महाप्राण के लिए आपको याद रखना है 24, यानी कि दूसरा और चौथा। घोष के लिए याद रखना है 345, तीसरा, चौथा, पांचवा। अघोष के लिए पहला और दूसरा, यानी कि 12 याद रखना है। ये बात आपको याद रख लेना है। और ये बात, अब एक और बात याद रखना है, जितना भी स्वर वर्ण है सब का सब जो है यहाँ पर 11 का 11 स्वर वर्ण घोष वर्ण कहलाता है। 11 का 11 स्वर वर्ण जो होता है वो घोष वर्ण कहलाता है। और उसके बाद आपको समझना है, जितना भी अंतस्थ व्यंजन है, य है, य, र है, ल है, वो है, ये सब का सब जो है यहाँ पर घोष वर्ण कहलाता है। और जितना भी ऊष्म व्यंजन है, जैसे ऊष्म व्यंजन में क्या आ जाता है, तालव्य से आ जाता है, मूर्धन्य से आ जाता है, दंत से आ जाता है। और मेरे प्यारे साथियों, ह जो है इधर आ जाता है, ह जो है इधर, ह उसमें से घट करके इधर, यानी कि ह जो है एक्सेप्शन में आपको एक याद रख लेना, तलब मूर्धन्य दंड स, लेकिन ह उधर चला गया, यानी कि घोष में आ जाता है ह और इधर ह जो है गए, यानी तीनों को उस व्यंजन में होता है, तलब स, मूर्धन्य स, दंड स, इसको कहते हैं अघोष। तो फाइनली इससे बाहर कभी भी आज तक तो परीक्षा में वर्ण में पूछा नहीं गया है। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। मेरे प्यारे साथियों, परीक्षा का अब आप लोगों के पास बिल्कुल भी समय नहीं है, इसीलिए जी जान लगा करके पढ़ाई कीजिए, रात दिन एक कर दीजिए। लगभग 74 दिन आज से आप लोगों को बचा हुआ है परीक्षा का। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग शब्द विचार पर बात करेंगे और एक ही क्लास में उसको भी समाप्त करने का प्रयास करेंगे। एक वीडियो और एक टॉपिक खत्म। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।